हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण के विषय में। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे इटली के एकीकरण के विषय में, और इटली में आपको बताया गया था इटली जो 7 प्रांतों के रूप में बटा हुआ था, तो वो अब एकीकृत हो गया है, अर्थात इकट्ठा हो गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं जर्मनी के एकीकरण के विषय में। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो जर्मनी था, जर्मनी शुरू में 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में, प्रांतों के रूप में और सूबों के रूप में क्या हुआ था, बटा हुआ था। और इसको अभी क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आपको बताया गया था एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा होना। जब ये इकट्ठा होने की प्रक्रिया आखिर कैसे हुई, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना। हम लोग पढ़े थे नेपोलियन के विषय में। अच्छा, नेपोलियन कब से कब तक राज किया था? 1804 से और 1815 ईस्वी तक। ये क्या किया था भाई? फ्रांस का एक राजा बना था, अर्थात शासक बना था। ये क्या करता था? ये बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेके आया। जब ये क्रांतिकारी बदलाव लेके आया तो एक संसद, जिसे आप क्या कहते हो, फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट संसद का क्या करता है, निर्माण करता है। और इन निर्माण में 831, याद रखे रहना, फ्रैंकफर्ट संसद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इस फ्रैंकफर्ट संसद में सदस्यों की संख्या 831 थी। अगर जो 831 सदस्यों बनाए गए थे, अब इनके अंदर विचार चल रहे थे। ये 831 जो सदस्य थे, ये मध्यम वर्ग के थे। आप जानते होंगे कि भाई जो मध्यम वर्ग के थे, पढ़े लिखे लोग थे। 831 सदस्यों को चुना गया था, और इस फ्रैंकफर्ट संसद में ये लोग सभी लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और ये 1848 ईस्वी में, अर्थात आप क्या कह सकते हो, 18 मई 1848 ईस्वी में ये क्या करते हैं भाई, संसद में इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने पर अपनी वार्तालाप में कहते हैं कि क्यों ना जो जर्मनी है 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बैठा हुआ है, हम लोग इकट्ठे हो जाए और एक ही राज्य बन जाए। अगर एक राज्य बन जाते हैं, ये आप ध्यान दे रखना, तो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के आयात निर्यात करने के लिए समस्याएं नहीं होंगी। जो मुद्राएं अलग अलग थी, आपको पता है कि अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ये लोग आयात निर्यात करते थे, व्यापार करते थे, अर्थात राष्ट्र से प्रेम ना करके ये राजा से प्रेम करते थे, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती थी। आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। ये जो जर्मनी था, जर्मनी पर 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटा था, लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया राज करता था, और डेनमार्क और फ्रांस के कुछ लोग क्या करते थे, इस पे राज करते थे। जो नेपोलियन था, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। अगर ये कब्जा किया था तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लेके आया था, और ये क्रांतिकारी बदलाव जर्मनी के हित के लिए था, अर्थात जर्मनी के एकीकरण के लिए था। और जब ये लोग कब्जा किए हुए थे, अर्थात ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था और डेनमार्क कब्जा किया हुआ था, तो फ्रांस भी कब्जा किया था। इन लोगों से लगभग 7 वर्षों तक क्या हुई, 3 लड़ाइयां हुई। और 3 लड़ाइयों के बाद इनके साथ ज्वाइंट थे भाई पर्सिया। पर्सिया जो आप देश बताए थे, जिसे आप क्या कहते हो, प्रशा, ये भी शामिल था जर्मनी के साथ। ये 3 लड़ाइयों को लड़ता है इन सभी के साथ 7 सालों में। और 1871 ईस्वी के जनवरी के महीने में क्या हो जाता है, ये इटली एकीकृत हो जाता है। अर्थात यहाँ पर राजा विलियम को क्या बना दिया जाता है, जर्मनी का राजा बना दिया जाता है, अर्थात घोषित कर दिया जाता है। आप समझते रहना। आइए हम लोग पॉइंटों के माध्यम से, एक एक करके पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं, और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंटों के माध्यम से पढ़ना एक बेस्ट सोशल साइंस की कैटेगरी मानी जाती है। आइए हम लोग पॉइंटों के माध्यम से और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए, जर्मनी, आपके हाई स्कूल के एग्जाम में जर्मनी के एकीकरण के विषय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। 1815 के वियना कांग्रेस के जर्मन 39 राज्यों के एक संघ के रूप में हुई थी।
मतलब ये 39 राज्यों के रूप में क्या हुए थे, बटे हुए थे। अगर ये 39 राज्यों के रूप में बटे हुए थे तो आपको पता है कि भाई व्यापार करने में बहुत असुविधाएं होंगी, और 39 राज्यों 39 क्षेत्रों के रूप में, प्रांतों के रूप में बटे हुए थे, तो ये क्या करते थे भाई, यहाँ पर अलग अलग राजाएं राज करते थे, और राजा राज करते थे तो वो क्या करते थे भाई, राष्ट्रवादी ना होकर वो कहते थे कि राजा से प्रेम करिए, और राजा से प्रेम करना ही क्या कहलाता है भाई, ये राष्ट्रवादी है। ये किसके प्रति है, ये राजा कहता था। कौन कौन कहते थे भाई, ये जो यहाँ के कब्जे किए हुए थे, अर्थात ऑस्ट्रिया, अर्थात आप क्या कह सकते हैं हैब्सबर्ग शासन, और डेनमार्क भी था, और फ्रांस के कुछ इलाकों पर भी कब्जा किया हुआ था, अर्थात आप क्या कह सकते हो नेपोलियन के वंशज। ठीक है, आप समझते रहना। क्या हुई, एक संघ के रूप में हुई थी। इस संगठन के निर्माण नेपोलियन द्वारा पहले से ही किया गया था, मतलब एक संगठन का निर्माण नेपोलियन के द्वारा पहले ही किया गया था, जिस 1848 के 18 मई के महीने में फ्रैंकफर्ट संसद के विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र लिया, मतलब 1848 के 18 मई 1848 ईस्वी को महीने में, मतलब कौन सी, फ्रैंकफर्ट संसद में ये क्या करते हैं भाई, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, राजनीतिक संगठन के हिस्से में भाग लेते हैं, जिन्होंने एक जर्मन का राष्ट्र के लिए लिया। मतलब बताएं कि जर्मन एक क्या होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, ये छोटे प्रांतों के रूप में नहीं बटा रहना चाहिए। उन्होंने एक जर्मन का राष्ट्र लिया और एक संविधान की रचना की। मतलब इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ये देश है अर्थात जर्मनी है, ये ये राजा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अगर राजा बनता है तो राजा से प्रजाएं क्या कर सकती है, कि उससे पूछ सकते हैं, अर्थात प्रजा के अंदर पूरी शक्तियां क्या रहेंगी, निहित रहेंगी। जब पूरी शक्तियां प्रजा के अंदर निहित रहेंगी तो आप समझते रहना, तो राजा को जब चाहे उस पद से वंचित कर दिया जा सकता है। तो ये आप ध्यान दिए रहना, जो फ्रैंकफर्ट संसद था, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 831 थी। कब ये सदस्य फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्य लगे थे, 18 मई 1848 ईस्वी में। आप ध्यान दे रहना, उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश किसके अनुसार चलने चाहिए, संविधान के अनुसार चलने चाहिए। मतलब हमारे देशों में कोई राजाएं नहीं राज करने चाहिए, अगर राजा होते हैं तो राजा के प्रति भी संविधान को लागू करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटों के अनुसार समझिए, उसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता है। अगर कोई राजा होता है तो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, मतलब वो संसद के प्रति भाई जवाब देगा, और उनसे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तुम राष्ट्र के प्रति क्या किए, ये कर रहे हो कि नहीं, ये सही कर रहे हो कि नहीं, ये उनको जवाब देना पड़ेगा, अर्थात राजा को। जर्मनी एकीकरण के मुख्य सूत्रधार ऑटो वन बिस्मार्क, ये जो ऑटो वन बिस्मार्क है, इन्होंने ही जर्मनी को एकीकृत किया था, और एकीकृत का प्रस्ताव सबसे पहले यही रखे थे। अर्थात जो पर्शिया के मुख्यमंत्री, अर्थात इन्हें भी आप क्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री अर्थात ये क्या थे, जर्मनी के अर्थात पर्शिया के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने इस काम के लिए पर्शिया सेना और अफसरशाही की मदद लेते हैं, मतलब पर्शिया की सेना से मदद लेते हैं और अफसरशाही से क्या करते हैं, मदद लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, इसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 7 साल के भीतर 3 लड़ाई हुई। मतलब जो जर्मनी था, जर्मनी पर तीन लोग राज करते थे, एक ऑस्ट्रिया था अर्थात हैब्सबर्ग था, और डेनमार्क और फ्रांस से 7 वर्षों में लगभग 3 लड़ाइयां लड़ी गई, और 3 लड़ाइयों में इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पर्शिया की जीत में जिसने जर्मनी को क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। अर्थात जो जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटे हुए थे, ये अब क्या हो गए, एकीकृत हो गए, अर्थात इकट्ठे हो गए, एक देश के रूप में उद्भव हुआ। अब अगर देश के रूप में उद्भव हुआ तो संपूर्ण देश को एक बना दिया गया। 1871 ईस्वी में जर्मनी के वर्साय में हुई एक समारोह में प्रसा, अच्छा प्रसा का मतलब होता है पर्शिया, जो आप समझते हैं पर्शिया,
पर्शिया के राजा विलियम को जर्मनी का शहंशाह घोषित कर दिया गया, अर्थात जर्मनी का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। किसे बनाया गया, राजा विलियम को बनाया गया। कब बनाया गया, 1871 ईस्वी में जर्मनी क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।